इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे सेल के बारे में और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे कि सेल के अंदर सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Cell is the basic structural and functional unit of all living organism। सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और जो फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सर्टेन बेसिक फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय ऑल सेल्स। तो सारी के सारी सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर फंक्शनल होती हैं और वो किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करती रहती हैं। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं असेंशियल जो लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करती हैं? सेल्स। तो इस वजह से सेल जो है हमारी बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और आज हम इसी इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के लिए भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी है? सेल। ह्यूमंस की बॉडी भी सेल से मिलकर ही बनती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्स एग्रीगेट होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू की। वैसे ही टिश्यू एग्रीगेट होकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन्स की। ऑर्गन एग्रीगेशन के बाद ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्मेशन करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती है कि सेल्स टिश्यू की फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म। तो हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल के सारे स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जो स्टडी होती है उसी को हम क्या नाम देते हैं? सेल बायोलॉजी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो सबसे पहले की थी साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। लेकिन उन्होंने एक डेड प्लांट सेल को देखा था। जो माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद डिज़ाइन की थी, उसी माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने एक प्लांट सेल को देखा जो कि डेड थी और उन्होंने नाम दिया सेल, जिसका मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज में लिटिल रूम। तो इसी वजह से लिटिल बॉक्सेस भी नाम दिया गया। उसके बाद सबसे पहले लिविंग सेल जो है वो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने देखी थी 1665 के अंदर। तो इस तरह सेल्स की डिस्कवरी। तो सेल की डिस्कवरी होने के बाद 1831 के अंदर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जो सेल के अंदर सेंटर में प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी सेल के जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी फंक्शंस को कंट्रोल कौन सी ऑर्गेनली करती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद 1839 के अंदर पुरकिंजी साइंटिस्ट जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म के बारे में बताया। प्रोटोप्लाज्म जो कि लिविंग फ्लूइड मटेरियल होता है जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है जिसको नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली लिविंग मैटर बोलते हैं किसी भी सेल के लिए, और इन्हीं को कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल के अंदर यदि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है तो उसको लिविंग सेल बोलते हैं, और यदि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है तो उसको डेड सेल का नाम दिया जाता है, जो जनरली डेड टिश्यू के अंदर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 1838 के अंदर स्क्लेडन जो जर्मन से थे, बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें साइंटिस्ट जो है वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्क्लेडन साइंटिस्ट भी प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे और उन्होंने बताया कि जो हर एक प्लांट है उनकी बॉडी भी जो है वो सेल से मिलकर ही बनी है। मीन्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद 1839 के अंदर स्वान
जो स्क्लेडन की दोस्ती थे उन्होंने एनिमल्स की स्टडी की। जो जूलॉजिस्ट थे ये भी जर्मन से ही थे। इन्होंने बताया कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं दोनों के दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर ही बनती है। दोनों ने 1838 के अंदर स्क्लेडन ने जो अपनी बातें बताई, 1839 के अंदर जो श्वान ने अपनी बातें बताई। दोनों ने कलेक्टिवली बाद में सेल थ्योरी दी, जिसके अंदर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स रखे। उन पोस्टुलेट्स में है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है या सेल्स के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी सेल्स के अंदर होती हैं। तो इसी वजह से सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ के लिए। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल के रूप में स्टार्ट होती है। जबकि इस जो सेल थ्योरी बताई थी स्क्लेडन और स्वान ने, उसका एक एक्सेप्शन भी है जो है वायरस। वायरस की जो लाइफ है वो एक सिंगल सेल के रूप में स्टार्ट नहीं होती। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे जो सेल थ्योरी के अंदर बताए गए थे। अब सेल थ्योरी के अंदर स्क्लेडन और स्वान ने सारी बातें बता दी थी एक्सेप्ट वन। अब वो ये बात नहीं बता पाए थे कि नई सेल्स अराइज कहाँ से होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो सेल थ्योरी की जो लिमिटेशन थी कि सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनती कैसे हैं, वो लिमिटेशन दूर की थी रुडोल्फ वेर्च्यू ने। उन्होंने 1855 के अंदर बताया था कि जो सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, हर एक सेल जो है वो अराइज करती है पहले से जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर उनसे डिवाइड होने के बाद। मीन्स ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उन्होंने जब प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से डिवाइड होने के बाद नई सेल्स की फॉर्मेशन की बात बताई, तो सेल थ्योरी के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया और ये बात ऐड की गई कि हर एक सेल जो है वो अराइज होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो नंबर ऑफ सेल्स के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को टू टाइप में डिवाइडेड किया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव ओनली वन सेल इन देयर बॉडी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होती है उनको नाम देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको नाम देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सिंगल सेल ही बॉडी के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रेजेंट होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, जबकि लाइफ स्पैन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती है वो लॉन्ग होती है। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा पैरामीशियम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एग्जाम्पल हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। हर एक सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज मीन्स लिटिल ऑर्गन्स जो सेल के लिए सारा फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जो साइटोप्लाज्म लिक्विड फ्लूइड जो फील्ड होता है और उसके साथ साथ सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उसको नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। और यदि बात करें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पार्ट की, जो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर प्रेजेंट होता है, तो उसको नाम देते हैं साइटोसोल। तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या डिफरेंस होता है? हर एक चीज़ सेल के अंदर जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अलावा उसको नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। और सिर्फ लिक्विड जो पार्ट होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस से बाहर, वो होता है साइटोसोल। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसका साइज
जर्नली छोटा होता है। रेंज 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज होता है जर्नली बड़ा होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसी वजह से उसको न्यूक्लियस ना नाम देकर नाम दिया जाता है न्यूक्लियोइड, इनसफिशिएंट न्यूक्लियस या फिर गोनोफोर भी नाम दिया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्रोमोसोम जो है वो सिंगल प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जर्नली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस को एक डबल मेम्ब्रेन जो है वो कवर रखती है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 1 से ज़्यादा होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सारी ऑर्गेनेली जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होती हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस तो मेन ये हो गया कि एक तो इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं या नहीं। एक दोनों के अंदर सिमिलर पॉइंट होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है उसको नाम देते हैं राइबोसोम, जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं प्लांट सेल के बारे में और एनिमल सेल के बारे में। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और फ्लूइड अंदर साइटोप्लाज्म। वैसे ही एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं वो है गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, और आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस होते हैं। प्लांट सेल के पास सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट कवरिंग के रूप में, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन में हेल्प करने के लिए सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 90% तक सेल का जो साइज है वो किसके द्वारा कवर होता है, वैक्यूल्स के थ्रू, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल की जो शेप होती है वो सेल वॉल की वजह से फिक्स रहती है हमेशा, जबकि एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट कवरिंग क्योंकि सेल मेम्ब्रेन होती है तो इरेगुलर शेप की एनिमल सेल्स जो है वो हो सकती हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे सेल के शेप के बारे में। सेल जो हैं जर्नली अलग अलग शेप की होती हैं, अलग अलग साइज़ की प्रेजेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेल की जो शेप होती है वो जर्नली डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यानी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल जो है अपने शेप को चेंज कर सकती है। जर्नली जो सेल्स होती हैं वो स्पेरिकल शेप की भी हो सकती हैं, एलोंगेटेड शेप की भी हो सकती हैं जैसे नर्व सेल, पिगमेंटेड भी हो सकती हैं, बाइकॉनकेव शेप की भी हो सकती हैं जैसे आरबीसीज, स्पिंडल शेप की भी हो सकती हैं जैसे मसल सेल्स। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल का जो शेप है, सेल का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, और वो इस बात पर मैक्सिमम डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही है। कंपोनेंट ऑफ सेल, तो किसी भी सेल के जनरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के। तो सबसे पहले हम जिस बेसिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के लिए सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है,
जबकि प्लांट सेल के अंदर सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल वॉल, उसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है सेल के प्रोटेक्शन के लिए। उस लेयर को नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, लिविंग पार्ट होता है किसी सेल का। सेल मेम्ब्रेन जो है सब्सटेंसेस को अलो करती है इनवर्ड मूवमेंट के लिए भी और आउटवर्ड मूवमेंट के लिए भी। सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था और उन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन। तो उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड की बाइलेयर होती है और उसके ऊपर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके सब्सटेंसेस का सेल के अक्रॉस। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्ट करती है सब्सटेंसेस की मूवमेंट को। सेलेक्ट करके ही सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर सब्सटेंसेस को अलो करती है जाने के लिए और एग्जिट अलो करती है। तो इसी वजह से क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्ट करती है सब्सटेंसेस की मूवमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्शन का काम भी करती है। उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो मोबिलिटी में भी हेल्प करती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे अमीबा के अंदर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर क्योंकि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन जो है वो सब्सटेंसेस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। अभी हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बाइलेयर होती है और उसके बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और यही प्रोटीन जो है वो सब्सटेंसेस की मूवमेंट को अलो करते हैं, इनवर्ड मूवमेंट को और आउटवर्ड मूवमेंट को। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, ये टू टाइप का होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। यदि सब्सटेंस की जो इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट है उसके लिए सेल को एटीपी खर्च करनी पड़े, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यदि सब्सटेंसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो विदाउट एटीपी हो जाए, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बगैर यदि सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को हम नाम देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी यानी एनर्जी खर्च होगी, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी खर्च नहीं होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस जो है अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाएंगे, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब एनिमल सेल्स के अंदर गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं ताकि एक सेल से दूसरी सेल में आसानी से सब्सटेंसेस की जो है वो मूवमेंट हो सके। प्रोटीन्स के जरिए ये मूवमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाती है। हर एक सब्सटेंस को ये गैप जंक्शन जो है एनिमल सेल के अंदर अलो करते हैं इनवर्ड मूवमेंट के लिए और आउटवर्ड मूवमेंट के लिए। यहीं अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो स्मॉल चैनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं एक प्लांट सेल से दूसरी प्लांट सेल के अंदर। तो इसका मतलब हर एक सेल जो एक दूसरे से आइसोलेटेड सेल वॉल के थ्रू नहीं होती। तो अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, जो एक टाइप का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है। मीन्स विदाउट एनर्जी की जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो परफॉर्म्ड होती है। नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो उसकी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पर होती है, लो कंसंट्रेशन पर, यानी डाउनहिल मूवमेंट जो है वो डिफ्यूजन के अंदर होती है। डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो रैंडम मूवमेंट की वजह से होती है पार्टिकल्स की। डिफ्यूजन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सेल जो है वो इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं।
मीन्स एक्सटर्नल एटीपी की सप्लाई जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए नहीं होती। तो इस वजह से डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती। विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म्ड होती है। तो डिफ्यूजन के बाद हम जिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे वो है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन की तरह ऑस्मोसिस भी जो है वो विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर के परफॉर्म होती है। ऑस्मोसिस के अंदर जैसे डिफ्यूजन के अंदर सब्सटेंसेस जो है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, वैसे ही ऑस्मोसिस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ही ऑस्मोसिस को डिफाइन किया जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस को परफॉर्म करने के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी होता है, और ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल होता है जो सेल्स को एब्जॉर्ब करने में वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों ही टाइप के सॉल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म्ड होती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। वाटर जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा सेल के अंदर, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है सेल के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि बाहर जहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। और मैक्सिमली जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर जो होते हैं वो सोलवेंट का काम करते हैं, यानी बाहर वाटर जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट होगी बाहर से अंदर की तरफ। जबकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देन द सेल। अब सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है बाहर मॉलिक्यूल्स बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती है, जबकि सेल के अंदर कम होती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही सेल को रखते हैं, अब क्योंकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की वो बाहर की तरफ होगी, जिससे सेल का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, सेल जो है श्रिंक करती जाएगी। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की वो बाहर वाले सॉल्यूशन के अंदर भी और सेल के अंदर भी इक्वल ही होती है। यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल के अंदर, उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी इक्वल ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, जिसकी वजह से नेट ट्रांसपोर्ट जो है वो 0 होता है। तो इस वजह से आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल का जो साइज़ है वो सेम बना रहता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल का साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, सेल जो है वो श्रिंक करती जाती है। जबकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही सेल को रखते हैं उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और यदि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो तो जो सेल है वो बर्स्ट भी कर सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा सेल के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, फिर हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच के डिफरेंस क्या क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, साइटोसोल होता है। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म के बीच में डिफरेंस भी हमने पढ़ लिया है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के सारे पार्ट्स के बारे में सेल की स्टडी करेंगे।